बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इमरान खान इलेक्शन कमीशन तब्दील करने का मुतालबा करके दरअसल उसी रास्ते पर चल निकले हैं जिस रास्ते के ताहिरुल कादिर मुसाफिर हैं। देखें ठोकर कौन खाता है। वज़ीर आज़म घन चक्रों में उलझे हुए हैं, जबकि सिंध में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ का नतीजा सुस्त रवि के शिकार कराची ऑपरेशन की बंदिश में निकल सकता है। 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों से वापस आ जाएं तो पाकिस्तान के सारे दुख दूर हो सकते हैं, मगर चोरों के माल पर हाथ कौन डाले, किसान डाल, यकीन नहीं आता। नाइजीरिया में खुद साख्ता इस्लाम पसंद तंजीम बोको हराम ने 300 बच्चियां अगवा कर ली। हुकूमत बेबस, आलमी बरादरी तमाशाई। अल्लाह बचाए, ये हशर हमारा भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने दीगर अपोजिशन जमातों से राबते तेज कर दिए हैं। आज इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग कायद आजम के सदर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से फोन पर राबता किया, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की हिदायत पर मखदूम जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन पर मुश्तमिल वफ्द कल इस्लामाबाद में चौधरी बरादरान से मुलाकात करेगा और आइंदा लाहेअमल के हवाले से मुशावरत करेगा। गर्ज ये मुशावरतों का दौर है, सफ बंदियों का मौसम है। ऐसे अदवार और मौसमों में रंग रंग की बातें चल निकलती हैं और बातें करने वाले कहते हैं कि सफ बंदियों के इस दौर में उस तरफ की सफ वाले अहले हरम, अहले तख्त नशी, जिनकी हुर्मत पर गरीब का लहू जायज, जिनकी ख्वाहिश पर वसाइल मादरे वतन भी बेदरे कुर्बान, जिनके लबों पर कौमी सलामती के तराने, जिनके बंदों पर लहराती पोशाक, बदनों पर लहराती पोशाकें, दूसरी तरफ हरम के ठुकराए हुए, अहले हवस के सताए हुए, जिनकी जान की हुर्मत नहीं, जिनकी सदाए हक़ तलबी, उनके गले में गद्दारी का तौक, जिनके लबों पर गुलामी के नौहे कौमी सलामती के नाम पर जगह जगह बिके हुए। इमरान खान से बदगुमानी रखने वाले उनसे बैर इसी तरह के निश्तरों से लेते हैं। उनसे सवाल करने वाले उनसे सवाल नहीं करते, इल्जाम आयद करते हैं कि वो अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत को दाव पर लगा रहे हैं। कहने वाले इल्जाम ये भी लगाते हैं कि परवेज इलाही, चौधरी शुजात और ताहिरुल कादरी कौन है? वही हैं जो परवेज मुशर्रफ की हाशिया नशीनी पर माइल थे। इमरान खान जल्द संभल गए और ताहिरुल कादरी की राह उन्हीं की हिकमत और दानिश ने काटी और उनसे परवेज मुशर्रफ खुद संभल गए, जबकि चौधरी परवेज इलाही परवेज मुशर्रफ को 10 बार वर्दी समेत मुंतखब करवाने का दम भरते रहे और जब वर्दी गई तो चौधरी बरादरान भी इसी वर्दी के साथ गए। परवेज मुशर्रफ की हैरानी ना पहले गई होगी और ना अब ही जा रही होगी कि ये बाजीगर कभी खुलकर साथ चलते हैं तो कभी छुपकर साथ देते हैं। परवेज मुशर्रफ की सादगी को सलाम कि अब तो जान जाएं ये सलामें और मोहब्बतें उनके लिए थी ना उनके लिए हैं। वर्दी को सलाम था और वर्दी वालों को सलाम रहेंगे। सवाल अब यह है कि इमरान खान अपने इन साथियों, जिनके माजी पर कई सवाल हैं, क्या ये जमातें मिलकर एक गैर आईनी मुतालबे की मंजूरी पर इसरार करेंगी या कोई आईनी रास्ता निकालेंगी? इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इलेक्शन कमीशन के किसी भी मेंबर को कमीशन से निकालने का तरीका वही है जो आला अदलिया के जजों को फारिग करने का है। इसी पर बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जहांगीर तरीन से। जहांगीर तरीन साहब, मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद, मुफाहमत, उनके साथ चलना है तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा? शदीद मुखालिफ रहे इमरान खान इनके। देखें, आप इसको मैं बताना चाहता हूँ कि हम किस प्रोग्राम के तहत चौधरी शुजात साहब के पास जा रहे हैं कल, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब के पास भी जाएंगे और हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के पास भी हम जा रहे हैं। हमने इमरान खान साहब ने जो अपनी डिमांड्स की थी 11 मई को तारीखी जलसे में, तो उस वक्त एक डिमांड ये थी कि एक कमेटी फौरी तौर पर बनाई जाए उन पार्टीज़ की जो इलेक्शन रिफॉर्म को सीरियसली कराना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है, मखदूम शाह महमूद साहब, हाशमी साहब और मैं, हम तीन के ज़िम्मे खान साहब ने ये लगाया है कि हम तमाम पार्टी के साथ जाके राब्ते करें और उनके साथ एक राय अमल बनाएं, एक तरीक़ा कार बनाएं कि जी किस तरीके से हमने एक इलेक्शन रिफॉर्म की मूवमेंट शुरू करनी है या इलेक्शन रिफॉर्म के जो आइडियाज़ हैं और किस तरह का रिफॉर्म होगा जिससे कि पाकिस्तान में हमेशा के लिए साफ़ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। तो हम इस सिलसिले में कल उनके पास जा रहे हैं। सही। खुर्शीद शाह ने तो पहले ही कह दिया कि आपके साथ के इस्तीफा दें इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, लेकिन आज उस तरफ से बयान आ गया कि वो इस तरह जबरदस्ती इस्तीफा नहीं देंगे। रियाज कियानी साहब जो पंजाब से रुकन इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कह दिया तो आईनी तरीका तो जुडिशल कमीशन के पास आपको जाना होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आपको जाना होगा, तो फिर तरीका कोई आईनी तरीका कौन सा आपके पास इनको हटाने का, या आप कोई गैर आईनी तरीका सोच रहे हैं?
دیکھیں ہم نے غیر آئینی کوئی بات نہیں کی، اسی لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ خود سے ریزائن کریں. اس کی وجہ بڑی سیدھی سادی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کو صاف اور شفاف طریقے سے کنڈکٹ کریں. ان کی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، ان کے پاورز تھیں کہ آر اوز کے اوپر یہ اپنی ایڈمنسٹریٹو پاور رکھیں، اور آر اوز کے تھرو جو بھی الیکشن ہوئی ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، جو فافن کی رپورٹ میں 71,000 irregularities پوائنٹ کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ کرتے. پولنگ اسٹیشن چینج ہو گئے، ریٹرننگ آفیسر ایک دن پہلے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں، کیونکہ الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے ہوتے ہوئی ہے، تو ان کی ذمہ داری قبول کر کے ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور پھر ایک کنسنسس بنا کے پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کا عوام. دراصل پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ان کا ووٹ ہے وہ صحیح، اگر کسی کو ڈالتے ہیں کسی انسان کو یا پارٹی کو، تو اسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات کو بیٹھے ہوئے لوگ ٹھپے مار مار کے ان کے ووٹ کو چھین لیں. صحیح. لیکن اس سے تو جہانگیر ترین صاحب یہ پیغام نہیں جائے گا کہ آپ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلے کریں؟ بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ ریزائن کریں، اور ان کی جگہ پہ ایک ایسی غیر متنازع الیکشن کمیشن ہو جن کے پاس اتھارٹی ہو، جن کے پاس وسائل ہوں، اور جو باقاعدہ پاکستان تمام میں الیکشن کرا سکیں. آپ دیکھ لیجئے گا ہمارا نیبر ہیں انڈیا میں جو الیکشن کمیشن ہے ان کو پچھلے کئی سالوں سے اتنا زیادہ تکڑا کر دیا گیا ہے، اتنا زیادہ ان کو پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں، کمپلیٹ کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلط کام کرے ان کے ماتحت تو ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی سزا جزا کا سلسلہ ہی نہیں ہے، جو کر گیا سو کر گیا. الیکشن کے دن اس کے بعد اگر آپ ان کو ہٹا بھی دیتے ہیں، فرض کر لیں استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں، تو پھر اسی طرح ہی نئے لوگ آئیں گے. اپوزیشن لیڈر اب اس وقت پیپلز پارٹی کے ہیں، حکومت میں مسلم لیگ نون ہے، پہلے بھی یہی لوگ تھے. آپ دیکھ لیں اپوزیشن میں نون لیگ تھی، حکومت میں پیپلز پارٹی تھی، تو لوگ تو پھر وہی آ جائیں گے. کیا آپ کوئی نیا طریقہ لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، کیا ہوگا؟ ورنہ تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا. جی بالکل، اسی لیے ہم نے ڈیمانڈز میں ایک ڈیمانڈ ہے کمیٹی بنائی جائے جو ایک نیا طریقہ کار واضح کرے. ان کی پاورز جو ہیں ہم کیسے انشور کریں گے کہ الیکشن کمشنرز جو ہیں تمام طاقتور ہوں، اور اپنی پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کے پاس سٹاف انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ اپنا کام صحیح طرح سے اسامہ کر سکیں. اسی لیے یہ کمیٹی ہم نے کمیٹی کے آئیڈیا ہے. اسی لیے ہم تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو اس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں ان کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم ایک لاسٹنگ ریفارم الیکشن کمیشن کا کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. تو پھر جلسے جلوسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ خورشید شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، دیگر پارٹیز کے پاس آپ نے جانا ہے، تو معاملہ جب پارلیمنٹ میں ہی حل ہونا ہے، تو پھر جلسے جلوس یہ سب کس لیے؟ دیکھیں یہ جو جلسہ ہے یہ تو 11 مئی کو 1 سال اینیورسری ہو گئی تھی الیکشن کی، اور بہت ضروری تھا کہ پاکستان میں جو رولنگ پارٹی ہے، جو پاکستان میں تمام طاقتیں ہیں، وہ دیکھیں کہ عوام ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور ایک عمران خان صاحب کی کال پہ 1 لاکھ آدمی سے زیادہ اسلام آباد میں آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جی آپ دیکھیں کہ پاکستانی کے عوام میں کتنا غصہ ہے، اور وہ اس چیز کو بھولنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی مینڈیٹ جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا. جی 23 تاریخ کو فیصل آباد میں جلسہ یہ تو ہو گیا، سمجھ آ گیا 11 مئی کا. اب 23 تاریخ کو فیصل آباد میں جلسہ، یہ تو ایک لگ رہا ہے کہ سیریز ہو جائے گی پھر جلسوں کی. جی بالکل، ہم پورا اپنے جہاں جہاں عوام میں ایک غصہ ہے ان کے عوام کے ساتھ ہم دیں گے. عوام کی جو ڈیمانڈز ہیں ہم ان کے ساتھ دیں گے، اور ہم پاکستان میں انشاءاللہ تعالی مختلف جگہوں پہ جا کے اور ہم یہ بالکل پریشر بلڈ کریں گے. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہماری آواز سنی جائے. دیکھیں 1 سال سے جس طریقے سے ہم چل رہے تھے وہی طریقہ جو آپ ابھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ جی آپ اسمبلی میں بات کریں، آپ کورٹ میں بات کریں، آپ ٹریبیونل میں بات کریں. ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اب جب 1 سال سے ہماری بات نہیں سنی گئی تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک عوامی طریقہ کار کیا ہے، اس کے وزن سے بات کو ضرور سنا جائے گا. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب، سینئر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं कि हम एक आईनी इस्लाहात लेकर आएंगे और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, जमात इस्लामी के पास भी जाएंगे। कल काफ लीग से भी अहम मुलाकात है और उसके बाद फिर हम एक नया तरीक़ाकार लेकर आएंगे ताकि एक आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन हो। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये नामंजूर है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हुकूमती पार्टी मुस्लिम लीग नून इस बारे में क्या कहती है, वो साथ देगी या नहीं, इस बारे में हम जरूर जानेंगे। लेकिन तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जाहिद हुसैन साहब, बहुत सी बातें की जा रही हैं, अब क्या कोई बाकायदा इत्तेहाद आप बनता देख रहे हैं जो मिड टर्म की कोशिश करेगा, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि इस वक्त ये जो है जिसको कहते हैं कि रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि तमाम जमातें समझती हैं कि वो इकट्ठा होकर शायद गवर्नमेंट को पे प्रेशर डाल सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये ज़रूर है कि इसको दबाव ज़रूर पड़ेगा हुकूमत पे, लेकिन कुछ ऐसा मालूम नहीं होता है कि ये तमाम अगर मिल भी जाते हैं तमाम सियासी पार्टियाँ, तो वो ये कोई ऐसा हालात नहीं पैदा कर सकती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को मजबूरन जो है मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़े। मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे साफ जाहिर होता है कि ख़ासतौर पर पंजाब में ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो इकट्ठा हो रही हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अगर हम उसको देखें तो ये लॉन्ग टर्म उसके असरात हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई शॉर्ट टर्म कोई इतने बहुत बड़े कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ लीग की जहाँ तक बात है तो उसकी हैसियत मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उसकी सियासी कोई हैसियत बहुत ज़्यादा है पंजाब के अंदर। इसी तरह कादरी साहब की भी अगर बात की जाए तो कादरी साहब तो ऐसा लगता है कि वो एक सालाना उनका एक इस किस्म के होते हैं दौरा होता है या जो है वो जो इनकलाब की बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कोई पाकिस्तान की सियासी इस पे हालात पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं। तो अब रह दे के जो है वो PTI है जो असल ताकत है, जो कि पंजाब में उसकी क़ुव्वत भी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इस वक्त तो कर सकते हैं कि हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो इस बात पे मुज़ाकरात कर लें इनसे और इस बात पे कोई मुफाहमत हो जाए कि कुछ सीटों के जो है वो रिकाउंटिंग हो जाए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं कोई सूरत हाल तब्दील नज़र आती है। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। मुस्लिम लीग नून अब क्या करेगी? इमरान खान मिल रहे हैं काफ लीग के साथ, ताहिर कादरी पहले उनका साथ दे रहे हैं और शेख रशीद उनके साथ हैं, हत्ता कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास भी वो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं फैसलाबाद से, जहां पर 23 तारीख को अब तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है, वहां से इनका ताल्लुक है। तलाल चौधरी साहब ये बताएं अब क्या होगा? ये तो लग रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा बढ़ सकता है, पीपल्स पार्टी तक जा रहे हैं इमरान खान साहब, क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें तो इनके कोई ख़तरे वाली कोई सिस्टम को, कोई असेंबलीज़ को, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इनका जो रवैया है और इनका जो तरीक़ाकार है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। इनके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार जो है वो नाजायज़ है कि एक काम जिसका फोरम जो है असेंबली है, जिसकी ये सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी बन के असेंबली में आए हैं, ये बात असेंबली में करने की बजाय ये उसका तमाशा और उसका खेल और उसका सड़कों और मैदानों में लगाना चाहते हैं। तो इसका क्या पर्पस है? और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि ये उन जमातों को जिनका माजी का किरदार जो है वो सवालिया निशान है जमहूरियत के लिए, वो शेख रशीद है, वो ताहिरुल कादरी है, वो क्यू लीग है, आज फिर ये या तो नंबर गेम पूरी कर रहे हैं कि इतनी जमातें हमारे साथ मिल गई हैं, या फिर ये उनका माजी का करैक्टर देखकर और उनका देखकर माजी अगर ये उनको साथ मिला रहे हैं तो इसमें फिर दाल में कुछ काला लगता है, इनकी नीयत भी खराब लगती है। सो ये जो क्वेश्चन है इन पे वो पूरी कौम उठा रही है। हमने पहले दिन भी इनकी वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है, एक ने जो 9 नुकात हैं उसको वेलकम कहा था, हमने कहा था बिल्कुल ये तो तमाम जमातें चाहती हैं और इन्हें चाहिए था ये असेंबली के फोरम पे बयान करते, और फिर जिस तरह अब राब्ते कर रहे हैं दूसरी जमातों से। साहब फरमा रहे थे कि सड़कों पर जाना उनका हक है, लोगों में जो गमो गुस्सा है वो हम लेकर असेंबली तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब काफ लीग हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, वो सबके पास जाएंगे और इस्लाहात लेकर आएंगे। तो क्या आपको ये इस्लाहात, ये जो 9 मुतालबात हैं, ये आप उनके साथ मिलकर बैठकर इस्लाहात ले आएंगे? नया इलेक्शन कमीशन अब आएगा, आर्टिकल 209 को आप बदलेंगे?
देखिए ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है इसमें तमाम जमातें बिल्कुल ये टाइम टू टाइम इसकी जरूरत रहती है और होनी चाहिए, लेकिन ये जो तरीकाकार वो इख्तियार कर रहे हैं, इन्हें चाहिए था कि पहले असेंबली में ये सब कुछ बयान करते, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज असेंबली में लेके आते। जमातों से राब्ता तो वो बाद में कर रहे हैं, उन्हें चाहिए था पहले करते, उन्हें देखते। अगर जमातें तैयार ना होती हुकूमत समेत तो वो यकीनन उनको सड़कों की ऑप्शन खुली थी, लेकिन सड़कों की अभी जहांगीर तरीन साहब बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये फाइल बड़ी पड़ी है इनकी टर्मिनल की कार्रवाई से कि जिस तरह ये इंसाफ लेना चाहते हैं, ये हर चीज पैसे से खरीदना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे हैं और ऊपर से लोगों को कीड़े मकोड़े समझते रहे और समझते रहे कि मेरे पास पैसा है तो मुझे शिकस्त कैसे हो सकती है, लेकिन सिवाय खुदा के हर चीज जो है उसको शिकस्त हो सकती है। तो इनको उन लोगों ने वोटों से हराया है और इन्होंने 13 गवाह दिए हैं अपने टर्मिनल में, जिनमें से सिर्फ 3 गवाह जो है 14 टोटल गवाह हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो कि वहां के वोटर हैं, 11 इनके जाती मुलाजिम है। ये मेरे पास बयाने पड़े हैं। तो इन्होंने तो टर्मिनल्स को खुद मजाक बनाया हुआ है। 62 केसेस है इनके टोटल टर्मिनल में, 402 टोटल है, 62 पीटीआई के है। सही है। अगर 62 के 62 डिमांड्स हैं, तलाल साहब आप तो मान रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इस्लाहात आनी चाहिए, उस पर आपको इतराज नहीं है, शायद वो आ जाए कोई नया इलेक्शन कमीशन और वो फैसले करने लग जाए तो शायद इनके भी इतराज खत्म हो जाए। मुझे आखिर में ये बताएं, जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए तो कोई गैर आईनी गैर जमहूरी मुतालबा नहीं है, तो इसके लिए आपकी कोई तैयारी है? मिड टर्म के लिए आप तैयार हैं? देखिए मेरी बात सुने ना, हर चीज का जवाब होना चाहिए। क्यों हो जाए? क्या इस कौम को अब ये इनको मंजूर नहीं कि डॉलर नीचे आ रहा है? क्या इनको मंजूर नहीं कि हमने बिजली के बेशुमार मंसूबे शुरू किए हैं वो पूरे ना हो जाए? क्या इनको मंजूर नहीं कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ने लगा, फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई है, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बेहतर हुई है? वो इनको एक्चुअली इन्होंने ख्वाब देखा था प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन 5 साल अगर पूरे हो गए तो केपीके में इनकी कारकर्दगी का पोल ऐसे खुलेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर तो दूर, शायद ये इतने वोट भी ना ले सके। ये अपनी केपीके की कारकर्दगी छुपाने के लिए और शॉर्टकट मारने के लिए शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान में शॉर्टकट का रास्ता अब खत्म हो गया है। सही है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, लीग नून के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। और ये भी देखते हैं कि अब फैसलाबाद में जब मैदान सजेगा वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कितने लोग इकट्ठे होते हैं जो कि इनका हल्का होगा और क्या होता है। बहरहाल ये भी देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून फिर किस तरह इतराज़ कर सकती है अगर काफिले के साथ तहरीक इंसाफ मिलने जा रही है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अब लग रहा है कि पार्लियामेंट में ही ये फैसला होगा, साथ साथ जलसे जुलूस भी चलते रहेंगे। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म घन चक्रों में उलझे हुए हैं, जबकि सिंध में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ का नतीजा सुस्त रवि के शिकार कराची ऑपरेशन की बंदिश में निकल सकता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इन दिनों अजब घन चक्रों में उलझे हुए हैं। कभी उन्हें बहुत सी मुखालफतें मोल लेकर कराची अयादतों के लिए जाना पड़ा, तो कभी उन्हें अपने वजीरों की शोला बयानी के सबब बेतरह की अदावतों का सामना करना पड़ा। कुछ इशारे गैब से हुए और सड़कों पर एहतजाज शुरू हो गए। इन उलझनों में वज़ीर आज़म अपने एक हदफ को भूल गए, ये हदफ कराची का अमन था। वज़ीर आज़म जिन दिनों हुकूमत से बाहर थे उन दिनों वो कराची के हालात पर कूड़ा करते थे और कराची की बेअमनी को वो पीपल्स पार्टी और MQM की मुफाहिमाना सियासत का नतीजा करार दिया करते थे। जब वो हुकूमत में आए तो बिजली की लोड शेडिंग और कराची का अमन ये उनकी तरजीहात थी। इसे वज़ीर आज़म की फौरी तौर पर नाकामी से ही ताबीर किया जाएगा कि दोनों बहरानों का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका, बिजली आई और ना ही कराची का अमन। यूं तो इक़्तिदार में आने के बाद जनाब नवाज शरीफ ने कराची में ऑपरेशन क्लीन अप का मंसूबा बनाया, मंसूबा शानदार था,
बज़ाहिर ऑपरेशन शुरू में कामयाब होता भी दिखाई दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऑपरेशन सर्द पड़ता चला गया। इस ऑपरेशन पर यूं तो सबसे ज्यादा एतराज MQM ने उठाया। मुत्तहिदा का मुतालबा था कि जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है वो कानून के दायरे में रहकर की जाए। MQM कराची की वो वाहिद जमात है जो इस ऑपरेशन के दौरान बार बार नाम ले लेकर बताती रही कि इसके कारकुनों को सफेद कपड़ों वाले उठाकर ले जाते हैं और बाद में उनकी लाशें मिलती हैं। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के जरिए इस ऑपरेशन को शफाफियत तो यकीनी तो ना बना सकी। अलबत्ता MQM ने अपने कारकुनों के तहफ्फुज़ के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने और हुकूमत में शामिल होने के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। मामलात इंतजामी सतह पर ना सुधरे तो सियासत ने अपनी राह बनाई। कराची में पहले जैसी कत्लो गारत गरी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई यकीन से यह भी नहीं कह सकता कि कराची में ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। कराची में ऑपरेशन जारी है और MQM पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद भी जारी है, मगर सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि अब इस ऑपरेशन का रोक दिया जाना फितरी अमर होगा। इस सिलसिले में खामोशी से काम भी जारी है। कराची ऑपरेशन के रूह रवा और कराची पुलिस के सरबराह शाहिद हयात की तब्दीली की अफवाहें हैं। ये कराची ऑपरेशन खामोशी से बंद करने का पहला मरहला साबित हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि खदशात खबरें बन जाती, वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म कल कराची हंगामी बुनियादों पर जा रहे हैं, जहां वो एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, कोर कमांडर कराची, विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध शरीक होंगे। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में कराची अमन व अमान और जारी सुस्त ऑपरेशन का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के इस अचानक दौरे पर बात करेंगे मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर और तज्ज़िया निगार जनाब मज़हर अब्बास से। मज़हर अब्बास साहब, ये जो इजलास होने जा रहा है, हंगामी इसे कहेंगे, अचानक है, क्या होगा इस मुलाकात में, इस इजलास में? देखिए उसामा, ये कहना तो क़ब्ल वक्त है कि क्या होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये गैर मामूली इजलास है क्योंकि बहुत ही अचानक बुलाया गया है और शायद जब से कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है पहली मरतबा इस किस्म के किसी इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक होंगे, DGISI भी शरीक होंगे, तो इसलिए ये हो सकता है कि कोई गैर मामूली इक़दामात भी वज़ीर आज़म हो सकता है कि करें। बुनियादी तौर पे जो कराची ऑपरेशन के सिलसिले में कुछ इक़दामात का पहले फ़ैसला हुआ था उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मसलन स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का फ़ैसला था कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाएंगे जल्दी से, और यही मेरा ख़्याल है ख़ास तौर पे रेंजर्स की जो परेशानी है वो यही है कि जो लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं उनके जो मुकदमात हैं वो सही मानों में नहीं पेश किए जा रहे, और ज़ाहिर है जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उसके प्रोसीजर बहुत जो है वो तवील होता है। इसलिए ग़ालिबन पुलिस भी और रेंजर्स भी ये चाहती है कि स्पीडी कोर्ट्स जो हों वो हों। अब वज़ीर आज़म कल ये फ़ैसला करते हैं या नहीं करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत से मुकदमात हैं। देखें, टारगेट किलिंग्स में कमी तो हुई है, लेकिन टारगेट किलिंग्स अब जो है वो सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई हैं। अब बहुत ही सिलेक्टिव अंदाज में मारा जाता है। आज भी एक डॉक्टर जो है डॉक्टर मंजूर मेमन जिला अस्पताल के जो MLO हैं उनको मार दिया गया। इसके अलावा भी किडनैपिंग फॉर रैंसम में एक नई तब्दीली आई है कि एक से ज़्यादा फरीक अब उसमें हैं, यानी एक ग्रुप किडनैप करता है, वो पैसे लेता है, वो फिर किसी और को हैंड ओवर कर देता है उसी को, और कई डॉक्टर्स इस तरह के हैं, कई बिजनेसमैन इस तरह के हैं जिनके बारे में ये इत्तलात हैं। तो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि कराची की सिचुएशन जो है वो निस्बतन बेहतर है, बेहतरी आई भी है, लेकिन बहुत सी ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो इलाके ऐसे हैं जो इस पर आज भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जहाँ कलदम तंजीमों का बहुत होल्ड है, जहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ अभी भी हाथ सही मानों में नहीं मारा गया है। खुद लियारी की सिचुएशन हो जाए, सोराब गोट हो गया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बहुत से इलाके हैं, तो वो परेशानी है। हो सकता है कि कल वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश की जाए उसमें हामिद मीर साहब के बारे में भी जो प्रोग्रेस हुई अब तक इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में भी रिपोर्ट दी जाए। उसके अलावा जो अभी आपको पता है हाल ही में एक FBI एजेंट भी, लेकिन कराची ऑपरेशन के हवाले से बिलखुसूस जब वज़ीर आज़म अचानक पहुँच रहे हैं तो यकीनन इस चीज़ की तवक्को की जा सकती है कि कुछ गैर मामूली इक़दामात इस ऑपरेशन के फ़ेज़ को फ़ाइनल फेज़ में तब्दील करने के लिए किए जाएँ। ये फरमाइए मज़हर अब्बास साहब कि पहले तो वज़ीर आज़म इत्मीनान का इजहार करते रहे हैं जब भी कराची आए हैं मजमूई तौर पर, लेकिन अब भी इलाके हैं, बहुत से हैं जहां अब हम देख रहे हैं कराची से पोलियो भी आ रहा है, पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग रही हैं, वज़ीरिस्तान कहा जा रहा है बाज़ इलाकों को कराची के अंदर जहां नहीं पोलियो मुहिम शुरू की जा सकी। तो ये हालात अब भी कराची में हैं, तो क्या हम कहें कि वज़ीर आज़म अब भी इत्मीनान का इजहार करेंगे? शायद हयात की खबरें भी आ रही हैं, क्या होगा? और आपको क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि कम से कम कराची के मामले पर अब जब आर्मी चीफ भी आ रहे हैं, फौज और हुकूमत की सोच एक नज़र आ रही है? देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो तो ये कहती हैं कि लावा अब भी पक रहा है, और अगर ये लावा फट गया तो बहुत कराची की सूरत हाल ख़राब हो सकती है।
ابھی جو پچھلے دنوں ایم کیو ایم کی جو اسٹرائک تھی اس کے بعد بھی صورتحال ہوئی، اس پہ بھی رینجرز کی طرف سے یہ کنسرن ضرور تھی کہ ہر سال جو ہے جس طریقے سے کی گئی اس سے رینجرز بھی خوش نہیں تھی، اور یہ جو سچویشن ہے یہ بہت زیادہ بالکل اس طرح ہے کہ لل بیفور اسٹارم والی جو بات ہے کہ کوئی بھی چیز کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے، اس سچویشن کے لیے ایسے اقدامات چاہ رہی ہے رینجرز، خاص طور پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس میں سیاسی عمل دخل بالکل نہ ہو لوگوں کی، اور دوسری طرف جو ایم کیو ایم ہے اس کی بھی کنسرن یہ ہے کہ ان کے بے شمار کارکن جو ہے جو اغوا کیے گئے تھے یا گرفتار ہوئے تھے مسٹیریسلی، ان کی لاشیں ملی ہیں، انہوں نے اس چیز کو کنڈیم بھی کیا تھا، اور ان کے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے 16 کے قریب ایسے کارکن ہیں جو ابھی بھی غائب ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی آپریشن کسی حد تک تو ہمیں اس میں بہتری نظر آئی، لیکن 4-5 مہینے میں جتنی بہتری آ سکتی تھی اتنی بہتری نہیں آئی ہے، اور وہ علاقے جیسے ڈی ویپنائزیشن ہے، ابھی بھی اسلحہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں کراچی میں موجود ہے، اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات ابھی تک نہیں کیے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار صحافی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کراچی میں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے، پہلی دفعہ آرمی چیف اور ڈی جی ISI ملاقات کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ، اجلاس ہوگا کراچی کے بارے میں، بڑا فیصلہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں کل کیا خبر آتی ہے۔ نیوز آور میں ملیں گے بریک کے بعد۔ 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں سے واپس آ جائیں تو پاکستان کے سارے دکھ دور ہو سکتے ہیں، مگر چوروں کے مال پر ہاتھ کون ڈالے؟ حساب ڈال یقین نہیں آتا۔ ہم جیسی تیسری دنیا کی مخلوق کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار لوٹتے ہیں، اور یہ لوٹ مار اپنوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، کبھی وطن پرستی کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قومی سلامتی کے نام پر، کبھی احتساب کے نام پر، جو آتا ہے وہ لوٹ کر آگے چل پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے تو دھن دولت اکٹھی کرنے اور لوٹ مار کرنے کی ابتدا جنرل ایوب خان کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی شورائے آفاق تصنیف شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ ایک بار مجھے جنرل ایوب خان نے پیشکش کی کہ وہ کوئی سرکاری لمبا چوڑا رقبہ ان کے نام الاٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیتے ہیں۔ میں نے یعنی قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا کہ سر مجھے زمینوں کا اور پلاٹوں کا شوق نہیں ہے۔ قدرت اللہ لکھتے ہیں کہ میرے اس جواب پر جنرل صاحب کا رنگ تبدیل ہو گیا، ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات عیاں ہو گئے۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ جنرل ایوب چونکہ خود رقموں کے شوقین ہیں اور انہوں نے تمہارا طنزیہ جواب اپنی ذات پر حملہ محسوس کیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت سے یہ حوالہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایوب دور میں کرپشن زور پکڑ چکی تھی، مگر اونچی سطح پر۔ بعد میں رہی صحیح کسر جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور نے پوری کر دی۔ اس کے بعد لوٹ مار، پیسے کی ہوس اور لالچ نے پیچھے مڑ کر صبر اور شکر کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ قصہ صرف ہمارا نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کہانی تیسری دنیا کی یعنی کم پڑھے لکھے عوام کے حامل ممالک کی ہے کہ ان کی قومی دولت راہبروں کے ہاتھوں لٹتی ہے اور غیر ملکی بینکوں میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا بھر میں چوری اور لوٹی ہوئی دولت، جسے دوسرے لفظوں میں کالا دھن کہا جاتا ہے، کا سیف ہاؤس ہے۔ سوئس بینک غریب ممالک کی لوٹی ہوئی قومی دولت سے بھرے پڑے ہیں۔ قانوناً یہ بینک اس کالے دھن کے محافظ ہیں، ماں سوائے ان ممالک کے جنہوں نے سوئٹزرلینڈ سے کالے دھن کو تحفظ نہ دینے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ بقول عمران خان، ہم جیسے ملکوں کے رہزنوں جیسے حکمرانوں جو خود یہ دولت لوٹتے رہے ہوں، وہ قومی دولت کو بچانے کے لیے کیا معاہدے کریں گے؟ تاہم موجودہ حکومت سوئٹزرلینڈ سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایک بینک کے سربراہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس کے بینک میں پاکستانیوں کے کل 97 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ رقم پاکستان واپس لائی جائے تو ہمارے سارے روگ ختم ہو سکتے ہیں، ہماری غربتوں کے عذاب تھم سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہ دولت پاکستان واپس لا کر ہی دم لیں گے، مگر بقول عمران خان خود ہمارے حکمرانوں کے پیسے ان بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ پیسہ کیوں واپس لائیں گے؟ ہم حکمرانوں کی نیت کی بات نہیں کرتے، صرف یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کی حکومت اگر چاہے تو یہ دولت واپس لا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں سوئس حکومت سے کیا معاہدہ ممکن ہے اور اس معاہدے کی نوعیت کیا ہوگی؟ پاکستان کس طرح ثابت کرے گا کہ یہ دولت دراصل پاکستان سے لوٹی گئی دولت اور کالا دھن ہے؟ کیونکہ ہم SGS کوٹیکنا نامی صرف ایک کیس تو سوئٹزرلینڈ میں جیت نہیں سکے، باقی کیا خاک واپس پاکستان لائیں گے؟ اس پر بات کریں گے ملک کے معروف معاشی تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر فاروق سلیم سے۔ لیکن اس ساری صورتحال پر 200 ارب ڈالر سے زیادہ رقم واپس لانے پر عمران خان صاحب نے 11 مئی کے جلسے میں کیا کہا تھا، ذرا دیکھیں۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری شریف خاندان کی ہے،
اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی اور آپ کے بیٹوں کی دبئی میں بڑی سرمایہ کاری ہے. فاروق سلیم صاحب، ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اسامہ صاحب، منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک تو قانونی رخ ہے اور دوسرا جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یعنی کہ زمینی حقیقت کیا ہے. قانونی رخ یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں بے تحاشا قانون سازی ہوئی ہے، ڈیفرنٹ لیولز پہ قانون سازی ہوئی ہے اور لگ بھگ قانون سازی وہ مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن پاس ہو چکا ہے، بے شمار ممالک نے اس کو ریٹیفائی بھی کر دیا ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. ورلڈ بینک کے لیول پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے جو سٹار کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سٹولن ایسٹ ریکوری، یعنی کہ چرائے ہوئے ایسٹ جو ہیں ان کو واپس کس طرح لایا جائے گا. جہاں تک سوئٹزرلینڈ کا تعلق ہے، بیکاز منسٹر صاحب نے سوئٹزرلینڈ میں پیسے جمع ہوئے، جو چرائے پیسے وہاں پہنچے ہیں اس کا ذکر کیا ہے. ان کا ایک قانون ہے جو کہلاتا ہے فیکٹا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن ایسٹ ٹیکس کمپلائنس. سوئٹزرلینڈ کے حد تک معاملہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی اصل رقم سوئٹزرلینڈ پہنچی ہے اس کی واپسی تو ناممکن ہے، لیکن اگر اس اماؤنٹ پہ ٹیکس نہیں دیا گیا اس ملک میں جس ملک سے وہ رقم آئی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. امریکہ کے ساتھ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور شاید پاکستان بھی اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کر سکے، لیکن واضح رہے کہ اس کا تعلق $200 ارب سے نہیں ہوگا. اس کا تعلق جو ہے وہ صرف وہ اماؤنٹ جو پاکستان سے نکلی ہے اس کے اوپر جو پاکستانی ٹیکس اتھارٹیز کا ٹیکس لاگو ہوتا تھا، شاید کسی حد تک آج سے 8 یا 10 یا 15 سال کے بعد وہ ٹیکس جو ہے وہ واپس آ سکے. اب زمینی حقیقت جہاں تک ہے کہ یہ ساری قانون سازی تو ہو چکی ہے، لیکن فرڈیننڈ مارکوس جو ہے اب اس کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اس کو لگ بھگ 25 سال ہو چکے ہیں اور ابھی کوئی خاطر خواہ اماؤنٹ، بڑی اماؤنٹ فلپینز کو واپس نہیں ملی ہے. اسی طرح ہیتی میں ڈووالیئر کے اوپر بہت سارے چارجز تھے، کئی $1 بلین چرانے کے چارجز تھے. اب 28 سال اس کیس کو بھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہیتی کو کوئی خاطر خواہ اماؤنٹ واپس نہیں ملی ہے. اتنا زیادہ پیسہ ہے فاروق سلیم صاحب، $97 ارب صرف ایک بینک میں ہے، یعنی 9700 ارب روپیہ بنے گا، کل $200 ارب سے بھی زیادہ رقم ہے. تو یہ لوگ اتنے طاقت رکھتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا یہ کہیں دوسرے ملک میں لے جا سکتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے اسامہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا طریقہ انوینٹ نہیں ہوا ہے کہ جس سے ہم کرپشن کو کوانٹیفائی کر سکیں. یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کا $2 ارب ہے، $200 ارب ہے یا $400 ارب ہے. یہ سارے کرپشن کے حوالے سے جتنی کوانٹیفیکیشن کی جاتی ہے وہ یا تو پبلک پرسیپشن کے بیسس کے اوپر کی جاتی ہے اور یا پھر وہ میڈیا کی قیاس رائیاں ہوتی ہیں. اس کو کوانٹیفائی کرنے کا ابھی تک کوئی طریقہ سامنے نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو $1 بلین چراتے ہیں وہ پھر بڑے بڑے اچھے وکلاء کو ہائر کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، 100 قسم کی کمپنیز بنائی جاتی ہیں اور اتنا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے کہ پہلا پروسیس تو یہ ہے کہ آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ کرپشن کے پیسے ہیں. نشاندہی کرتے کرتے آپ کو کچھ سال آسانی سے گزر جاتے ہیں اور پھر بھی نشاندہی بہت سارے کیسز میں نہیں ہو پاتی. نشاندہی کے بعد پھر آپ کو منجمد کرنے کی ایک درخواست دینی پڑتی ہے کہ وہ ایسٹس جہاں پڑے ہیں ان کو فریز کر دیا جائے، اس کو بھی کچھ سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مقدمہ بازی شروع ہوتی ہے کہ اس پیسوں کا جو کہ فریز ہو چکے ہیں ان کا تبادلہ کس طرح کیا جائے، جس ملک میں وہ جمع ہیں وہاں سے پاکستان واپس کتنی دیر تک پہنچیں گے. تو یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا یہ 15-20 سال سے کم کی لاگت کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب. یعنی اس کا مت کرپشن ہونے ہی نہ دی جائے، یہ پیسہ لوٹنے ہی نہ دیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ یہ سوئس بینکوں تک پہنچ گیا پھر واپس لانا بہت ہی مشکل ہے. ابھی تک تو نہیں لایا جا سکا. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. نائجیریا میں خود ساختہ اسلام پسند تنظیم بوکو حرام نے 300 بچیاں اغوا کر لی. حکومت بے بس، عالمی برادری تماشائی. اللہ بچائے، یہ حشر ہمارا بھی ہو سکتا ہے.
अगर मैं अपने जज्बात एक तरफ रख के सिर्फ खबर तक महदूद रहूं तो खबर यह है कि नाइजीरिया की 300 कमसिन लड़कियां बोको हराम नामी एक तंजीम ने स्कूलों और घरों से अगवा कर ली हैं। बोको हराम नामी ये तंजीम उन कमसिन लड़कियों को ट्रकों में डालकर अपने साथ ले गई है। इन कमसिन लड़कियों का जुर्म ये बताया जाता है कि वो स्कूलों में मगरबी तालीम हासिल कर रही थी और बोको हराम का नाइजीरियन जुबान में मतलब है मगरबी तालीम हराम है। ये 300 लड़कियां बोको हराम के सरबराह अबू बकर शिकाओ के कब्जे में हैं, जिनमें से कुछ लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और जिन्होंने कबूल नहीं किया उनकी रिहाई के एवज बोको हराम को अपने जंगजू रिहा करवाने हैं। मकामी हुकूमत ने अगर इनकार कर दिया तो अबू बकर शिकाओ की धमकी है कि वो लड़कियों को शहरों के चौराहों में मादरजाद नंगा करके फिरवाएगा और बाद में जिस्म फरोशी के लिए उनको फरोख्त कर देगा। बोको हराम के अमीर अबू बकर शिकाओ का यह अमल इंसानियत के किसी दर्जे पर आता है या नहीं, यह सवाल अहले इल्म की नजर। मगर वो जो खुद को अहले इल्म कहने पर बजिद हैं, उनका क्या किया जाए कि वो अबू बकर शिकाओ को थपकी देते हैं और कहते हैं कि वो और इसके पैरोकार इस दुनिया में चलते फिरते कुरान हैं। वो जो हकीकत में दीन इस्लाम के पैरोकार हैं और उसकी रूह को समझते हैं, इस जहालत पर अस्तगफिरुल्लाह के सिवा और क्या कहेंगे। बोको हराम की इस कार्रवाई से जहां दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, वहीं ये सानिया नाइजीरिया की रियासत पर बजाते खुद एक सवाल है और इसका जिम्मेदार नाइजीरिया के अलावा और कोई नहीं जो बंदूक बरदार इस्लाम पसंदों की खुद साख्ता तशरीहात और इसके निफाज पर खामोश रही, बल्कि मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। बोको हराम के नौजवान खूनखार कारिंदे बंदूकें उठाए तालिब इल्मों से उलझते रहे, हुकूमत चुप रही। उन्होंने असातिज़ा की लाशें गिराई, हुकूमत कुछ ना बोली। वो जेलें तोड़ते रहे, हुकूमत ने आंखें बंद रखी। वो बसों को बमों से उड़ाते रहे, हुकूमत खामोश तमाशाई बने रही। वो मजहब के नाम पर लोगों के गले काटते हैं, हुकूमत टस से मस ना हुई। बोको हराम 12-12 साल की उम्र के बच्चों को बंदूकें पकड़ाकर मजहब की आग में झोंकती रही, हुकूमत को तब भी होश ना आया। और अब जब 300 लड़कियों के अगवा पर दुनिया में शोर उठा है तो नाइजीरिया की हुकूमत को भी होश आ गया, मगर अब देर हो चुकी है। मासवाए इंतशार और बैरूनी मुदाखलत के कुछ और नतीजा बरामद नहीं होने वाला। ये सानिया जब से रूनुमा हुआ, मैं तब से सोच रहा था कि आपसे सानिया शेयर किया जाए, मगर ये सोच के रुक जाता था कि पराई आग के जिक्र पर हर कोई सोचेगा कि हम कहां और नाइजीरिया कहां। जबकि मुझे तो लगता है कि नाइजीरिया हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे यहां बस यहीं पर बस रहा है, या फिर यूं कह लें कि हम में और नाइजीरिया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि हम जुल्म के कई मार्कों में इससे भी आगे हैं। जो कुछ नाइजीरिया देख रहा है वो हम इससे ज्यादा देख चुके हैं। वहां भी दीन के नाम पर औरतें जुल्म का निशाना बनती हैं, हम भी मलाला को गोली मार देते हैं। बोको हराम वाले मगरबी तालीम को हराम कहते हैं, हम बच्चों के स्कूल धमाकों से उड़ा देते हैं। वहां 12-12 साल के लड़कों के हाथ में बंदूक थमाते हैं, हम ऐसे कमसिन लड़कों को खुद को जैकेट पहनाकर जन्नत के दरबान के नाम रुक्का उसके हाथ में थमा देते हैं। वो अपने मुखालिफिन को गोलियां मारते हैं, हम उनके सर तन से जुदा कर देते हैं। बोको हराम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से दू बदू लड़ती है, हम अपने फौजियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं। बोको हराम अपनी फौजी तंसीबात को निशाना बनाती है और हम GHQ में घुसकर बहुत से अफसरों को यरगमाल बना लेते हैं। वहां उनको चलता फिरता कुरान कहते हैं, हम अपने फौजियों को शहीद कहने से इनकार करते हैं और उन्हें दुखी लोग का खिताब देते हैं। बोको हराम वाले ताजरों से भत्ता लेते हैं, हम भत्ता ना देने वाले के बच्चों के पेट फाड़ देते हैं। जहादी फंड के लिए वहां डकैतियां होती हैं, यहां कितने बैंक लुटे कोई शुमार नहीं, वहां अक़लियतें महफूज नहीं, यहां पर भी चर्च बमों से उड़ाए जाते हैं। वहां भी गरीबों की गुर्बत का फायदा उठाकर उन्हें जंगजू बनाया जाता है। यहां भी कबाइल की बेकसी और पसमानदगी किसी को नजर नहीं आती। बस एक फर्क रह गया है कि वहां 300 बेटियां अगवा कर ली गई, जबकि हमारी बेटियों का अभी तक किसी ने इज्तिमाई अगवा नहीं किया। यहां दहशतगर्दों के हिमायतियों की कमी नहीं और हुकूमत वो जो दहशतगर्दों से चश्मपोशी भी कर रही है। खाकम बदाहन जिस साने से आज नाइजीरिया गुजर रहा है, कल हम भी गुजरेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात की शौकीन हुकूमत ने और तो कुछ करना ही नहीं था। अफसोस के मुज़ाकरात भी नहीं कर रही, क्योंकि करने को और बहुत कुछ है। फौज को परवेज मुशर्रफ अजीज है और हुकूमत को इसके आगे कुछ नजर नहीं आता। सो इसी अजीजदारी और रकाबत के खेल के बतन से सहाफ़ियों पर हमलों की कहानियां और इन हमलों की कहानियों से हसास इदारों पर तोहमत बाजियों के फसाने जन्म ले रहे हैं। इन जन्म लेने वाले फसानों से कुछ नए किरदार फूट रहे हैं जो इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं, और कुछ पुराने किरदारों को हयात नौ मिल रही है जो अपनी कमीन गाहों से उछल उछल कर इन नए किरदारों के हौसले बढ़ा रहे हैं। डटे रहो खड़े रहो की ललकारें लगा रहे हैं, गोया हम पाकिस्तान के और अपनी नस्लों के असल दुश्मनों को फरामोश किए हुए हैं। अगर गफलत यही रही तो फिर हमारा नाम ना होगा नामों में। अल्लाह ना करे भी ऐसा वक्त आए, मगर सोच नाइजीरिया में और पाकिस्तान में कुछ गिरोहों की एक ही नजर आती है। न्यूज़ आप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।